प्रेम देख ले, प्रेम ठीक है। हाँ, मेरे फेस पे किताब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्त्री वाणी। मैं पारुल बंसल उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य जगत की सभी ताजा खबरें लेकर आपके साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों से। कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेखकों ने भी श्रद्धांजलि दी, कस्तूरबा को भी याद किया गया। बापू की आवाज 1931 में पहली बार रिकॉर्ड हुई थी। बनारस घराने के प्रख्यात शास्त्रीय गायक पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र नहीं रहे। तैयब मेहता की जन्मशती मनाई गई। विष्णु नागर को भवभूति सम्मान। भालचंद्र जोशी को कथाक्रम सम्मान। संदीप मील को कृष्ण प्रताप सम्मान। सीमा सिंह को मलखान सिंह सिसोदिया सम्मान। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के शब्द उत्सव में देश भर के 17 जाने माने लेखक भाग लेंगे। लखनऊ में 10 लेखिकाओं की भागीदारी। माई सन इज रेपिस्ट का 4 अक्टूबर को मंचन। बुद्ध की स्मृति में यात्रा का दूसरा चरण 4 से। साहित्य अकादमी में अनुवाद पर कार्यक्रम। तो अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कल हिंदी के लेखकों ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी और आजादी की लड़ाई तथा राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को रेखांकित किया गया। लेखकों ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि आज के दौर में दक्षिणपंथी ताकतें गांधी पर हमले कर रही हैं और गॉडसे को पूज रही हैं। इस अवसर पर कस्तूरबा को भी याद किया गया। सुप्रिया पाठक ने एक लेख लिखकर याद किया। गांधी जी पर कल कई लोगों ने पोस्ट लिखे और कविताएं तथा फोटो भी लगाई। गांधी जी की आवाज पहली बार 1931 में अमेरिकी कंपनी फॉक्स मूवी टोन द्वारा रिकॉर्ड की गई थी और उन पर पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म 1937 में ए.के. चेट्टियार ने महात्मा गांधी 20वीं सदी का मसीहा नाम से बनाई थी। चेन्नई के रॉक्सी सिनेमा में 1940 में इसका प्रदर्शन हुआ था। बाद में इसे तेलुगु और हिंदी में भी डब किया गया। प्रसिद्ध फिल्म पत्रकार अजय ब्रह्मात्म ने कल गांधी जयंती पर अपने लेख में यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा है, गांधी जी फिल्मों को बुरा मानते थे। गांधी जी चार्ली चैपलिन को पहले मस्खरा समझते थे। जब उन्हें बताया गया कि वे मजदूरों के प्रिय अभिनेता हैं, तो फिर 22 सितंबर 1931 को लंदन में गांधी जी के मित्र डॉक्टर चुन्नीलाल कटियाल के प्रयास से उनके घर पर दोनों की मुलाकात हो पाई। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में केवल एक ही फिल्म देखी थी, राम राज्य, विजय भट्ट निर्देशित। यह फिल्म उन्होंने 1943 में देखी थी। इस फिल्म ने उन्हें प्रभावित किया था। वैसे यह भी कहा जाता है कि 1943 में ही हॉलीवुड की सोवियत समर्थक फिल्म मिशन टू मॉस्को भी उन्होंने देखी थी, जो उन्हें अधिक पसंद नहीं आई थी। सिनेमा के इतिहास में सबसे पहले भक्त विदुर में गांधी जी की छवि का उपयोग हुआ। इस फिल्म में महाभारत के चरित्र विदुर की भूमिका स्टूडियो के मालिक द्वारकादास संपत ने निभाई। इसे देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि उसे नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। बाद में हैदराबाद, मद्रास में प्रतिबंधित कर दी गई। भक्त विदुर भारत की पहली प्रतिबंधित फिल्म है। 1922 की ब्रिटिश पाथे की एक न्यूज रील में वे सबसे पहले दिखाई पड़ते हैं। यूट्यूब पर ब्रिटिश पाथे चैनल पर इसे देखा जा सकता है। ठाकुर जयदेव सिंह के शिष्य एवं तबला जादूगर पंडित अनोखीलाल मिश्र के दामाद पंडित छन्नूलाल मिश्र का कल निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट बनारस में कर दिया गया। आजमगढ़ में जन्मे छन्नूलाल पूर्वी अंकी गायकी के उस्ताद थे। गिरजा देवी के बाद संगीत की दुनिया की बहुत बड़ी क्षति। उनके निधन से कला जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। गत दिनों दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार तैयब मेहता की जन्मशती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर आधुनिक कला में उनके योगदान पर एक परिसंवाद भी आयोजित किया गया। रजा फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस परिसंवाद में गीता कपूर, यशोधरा डालमिया, रणजीत होसकोटे, सदानंद मेनन आदि ने भाग लिया और तैयब मेहता की कला पर विभिन्न दृष्टिकोणों से बातचीत हुई। 26 जुलाई 1925 को मुंबई में बहावी मुस्लिम समुदाय में जन्मे तैयब मेहता मकबूल फिदा हुसैन कृष्ण खन्ना के समकालीन थे। समारोह में 101 वर्षीय चित्रकार कृष्ण खन्ना भी मौजूद थे। उन्होंने तैयब मेहता को एक महान चित्रकार बताया। हिंदी के वरिष्ठ कवि एवं प्रसिद्ध व्यंग्यकार विष्णु नागर को 5 अक्टूबर को भोपाल में शब्द उत्सव में भवभूति अलंकरण दिया जाएगा। ये पुरस्कार नरेश सक्सेना देंगी।
मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा आयोजित समारोह में देश भर के 17 लेखक वक्ता भाग लेंगे और 6 स्त्री रचनाकारों को सम्मानित किया जाएगा। शब्द उत्सव में राधा वल्लभ त्रिपाठी, विजय बहादुर सिंह, गीत चतुर्वेदी, प्रियदर्शन आदि भाग ले रहे हैं। बागेश्वरी पुरस्कार 2024 गीत चतुर्वेदी नेहा नरूका, सारंग उपाध्याय, सुभाष पाठक जिया को दिया जाएगा। बागेश्वरी पुरस्कार 2025 सुदीप सोहनी, आकाश माथुर, चित्रांश खरे, अनिरुद्ध शर्मा को दिया जाएगा। भूपेन हजारिका के गीतों पर नृत्य प्रस्तुति, गोपाल सिंह नेपाली के गीतों का गायन एवं लोकगीतों की प्रस्तुति कार्यक्रम के आकर्षण का केंद्र रहेंगे। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार भालचंद्र जोशी को इस वर्ष कथाक्रम सम्मान दिया जाएगा। कल्पना मनोरमा की रिपोर्ट, श्री जोशी को लखनऊ में यह सम्मान दिया जाएगा। उनकी प्रकाशित कृतियों नींद से बाहर, पहाड़ों पर रात, चरसा, पालवा, जल में धूप, हत्या की पावन इच्छाएं, कहानी संग्रह, यथार्थ की यात्रा, कथा आलोचना तथा प्रार्थना में पहाड़, जस का फूल उपन्यास को पढ़कर इस रचनात्मक गहनता को जाना समझा जा सकता है। भालचंद्र जोशी जी को कथा साहित्य की ओर से आकर्षित होने के शुरुआती दिनों में पढ़ा और फिर निरंतर पढ़ती चली गई। उनके यहाँ केवल विविध वर्णी किरदार ही नहीं बल्कि उन किरदारों की पीड़ा, सुख, दुख और उनके जीवन के क्रियान्वयन के लिए उनकी भाषा का सहज बदलाव और प्रयोग देखने को मिलता है। वातावरण को शब्दों में जीवित करने की उनकी अद्भुत कला पाठकों को भीतर तक प्रभावित करती है। जनवादी लेखक संघ लखनऊ 12 अक्टूबर को अपना दूसरा वार्षिक आयोजन रच रही है, वे आयोजित कर रहा है। इसमें 10 लेखिकाएं भाग लेंगी। कविता पाठ विपिन चौधरी और उपासना झा का होगा। गजल आभा खरे, गीत विभूति तिवारी, कहानी पाठ कविता और योगिता यादव का रहेगा तथा रचनाओं पर वक्तव्य आरती देंगी। युवा कथाकार संदीप मील को मिलेगा 2024 का कृष्ण प्रताप कथा सम्मान। यह पुरस्कार 4 अक्टूबर को दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान उनके कहानी संग्रह काश्तकार को दिया जाएगा। मुख्य अतिथि मृदुला गर्ग होंगी। विभूति नारायण राय कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। संजीव कुमार और संजय श्रीवास्तव जी का वक्तव्य रहेगा। कार्यक्रम का संचालन शोभा अक्षर करेंगी। पहला सम्मान गीतांजलि श्री को दिया गया था। सीमा सिंह को लखनऊ में 11 अक्टूबर को मलखान सिंह सिसोदिया सम्मान दिया जाएगा। जनवादी लेखक संघ के महासचिव नलिन रंजन सिंह ने बताया कि सीमा सिंह को उनकी कविता संग्रह कितनी कम जगहें हैं के लिए यह सम्मान मिलेगा। समारोह की अध्यक्षता हरीशचंद्र पांडे करेंगे। आत्मकथ्य और कविता पाठ सीमा सिंह का होगा। वक्तव्य आरती रीता चौधरी का एवं दूसरे सत्र में काव्य पाठ हरीशचंद्र पांडे और आरती का होगा। चौथा जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार अरुणाचल और झारखंड की 3 आदिवासी पांडुलिपियों को दिया जाएगा। ये कृतियां हैं अरुणाचल प्रदेश की ओल्लो कवि सोनी रुमछू का काव्य संग्रह वह केवल पेड़ नहीं था, हो लेखक काशराय कुदादा की दुबुम दिशुम और मनोज मुर्मू का संताली काव्य संग्रह मानवा जीवन। इन सभी पुरस्कार विजेताओं को 9 नवंबर को रांची में आयोजित सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। यह जानकारी आज चौथे जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार 2025 की चयन समिति की आयोजक संयोजिका डॉक्टर प्रीति रंजना डुंगडुंग ने दी। डॉक्टर डुंगडुंग ने बताया कि प्यारा केरकट्टा फाउंडेशन द्वारा स्थापित जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए 40 से अधिक पांडुलिपियां प्राप्त हुई। चयन समिति ने उनमें से 3 का चयन किया। चयनित पांडुलिपियों में 2 आदिवासी भाषाओं में है जबकि 1 हिंदी में है। फाउंडेशन की सचिव एवं प्रख्यात आदिवासी विदुषी वंदना टेटे ने पुरस्कार के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आदिवासी भाषाओं के लेखकों तथा उनकी अप्रकाशित रचनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह पुरस्कार 2022 में आरंभ किया गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 3 उत्कृष्ट अप्रकाशित पांडुलिपियों को पुरस्कृत एवं प्रकाशित किया जाता है। भारत के आधुनिक आदिवासी आंदोलन के 3 महान नायकों जयपाल सिंह मुंडा, जूलियस तिग्गा और हन्ना बोदरा के नाम पर स्थापित इस योजना के तहत अब तक 9 आदिवासी रचनाकारों को सम्मानित किया जा चुका है। श्रीमती टेटे ने बताया कि विजेता पांडुलिपियों के लेखकों को उनकी प्रकाशित पुस्तक की 50 प्रतियां निःशुल्क दी जाती हैं। साथ ही पुस्तकों की बिक्री पर 10% वार्षिक रॉयल्टी का प्रावधान है। सम्मान समारोह में 100 प्रतियों की रॉयल्टी अग्रिम रूप से नगद प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त विजेताओं को अंगवस्त्र, मानपत्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट किए जाते हैं। विश्व अनुवाद दिवस पर साहित्य अकादमी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अनुवाद विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया। वरिष्ठ अनुवादक सुभाष नीरव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और भावना सक्सेना, निषाद जैदी, योगेश अवस्थी ने अपने विचार व्यक्त किए। राजभाषा विभाग की भावना सक्सेना ने अनुवादिनी, कंठस्थ एवं भाषणी ऐप के बारे में विस्तार से बताते हुए हम मशीनी अनुवाद पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते। हम अनुवाद को मानवीय स्पर्श से ही बेहतर बनाया जा सकता है।
जामिया मिल्लिया से पधारी प्रख्यात अनुवादिका निशात जैदी ने कहा कि मशीनें भी हमारी तरह निरंतर सीखती हैं और अपना स्तर सुधारती हैं। हमारे द्वारा दिया गया डेटा ही इन्हें अच्छा बनाने का कार्य करता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुभाष नीरव जी ने कहा कि सरकारी कार्यालयों या शैक्षिक संस्थानों के लिए तो अनुवाद के कई ऐप हैं, लेकिन साहित्य अनुवाद के लिए कोई विश्वसनीय ऐप नहीं है। मैंने आज तक अनुवाद के लिए किसी ऐप का इस्तेमाल नहीं किया है। बाबरा मन थिएटर का ग्रुप का नाटक माय सन इज रेपिस्ट का मंचन 4 अक्टूबर को श्रीराम सेंटर में होने जा रहा है। इसको लिखा और निर्देशित किया है सुनीता योगेश अग्रवाल जी ने, जो बाबरा मन थिएटर की फाउंडर भी हैं। माय सन इज रेपिस्ट नाटक में 10 कलाकार काम कर रहे हैं, जिसमें रेडियो की प्रख्यात अनाउंसर और आर्टिस्ट राजश्री मां का रोल निभा रही हैं। चंद्रकांत भंडारी, जो बाबरा मन थिएटर के फाउंडर आर्टिस्ट हैं, वो पिता के रोल में है। हार्दिक बेटे की भूमिका में है। रेणु चौहान दादी की भूमिका में है। मिनकी का किरदार निभा रही हैं शताक्षी शर्मा। मिनकी की मां का रोल निभा रही हैं बाबूशा शर्मा। डॉक्टर आनंद की भूमिका में है डॉक्टर राजीव टंडन। मीनाक्षी शर्मा एक ऑफिस की सेक्सुअली हैरेस हुई लड़की की भूमिका निभा रही हैं और मोहित एक ट्रांसजेंडर की आप बीती सुना रहे हैं। चरक भिखवे का दूसरा चरण 4 अक्टूबर से शुरू होगा। बुद्ध की नदी रोहिन के साथ यात्रा होगी। इसमें जाने माने 20 कवि, कथाकार, चित्रकार, शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। यह जानकारी यात्रा के संयोजक, प्रेमचंद साहित्य संस्थान के निदेशक और बीएचयू के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे प्रोफेसर सदानंद शाही ने दी। उन्होंने बताया कि साखी शोध कार्यशाला द्वारा आयोजित इस यात्रा में शिक्षाविद प्रोफेसर चंद्रकला पांड्या, जाने माने कथाकार रणेंद्र और आलोचक प्रोफेसर रघुवंश मणि, कवि पंकज चतुर्वेदी, डॉक्टर विभाग वैभव, शिवांगी गोयल, अनुवादक यादवेंद्र आदि भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा का आरंभ 4 अक्टूबर को गोरखपुर से होगा। वहां से लुम्बिनी और कपिल वस्तु के भ्रमण के बाद रोहिन नदी के उद्गम स्थान नेपाल के देवदा नदी के साथ यात्रा शुरू होगी। इस यात्रा में बौद्ध स्थलों का भ्रमण, स्थानीय लोगों से संवाद के साथ साथ विचार गोष्ठी व काव्य पाठ के कार्यक्रम भी होंगे। गोरखपुर में यात्रा के समापन पर 12 अक्टूबर को संगोष्ठी और कविता पाठ का आयोजन होगा। चरक भिखवे की शुरुआत पिछले वर्ष 15 से 24 अक्टूबर 2024 को बौद्ध स्थलों के भ्रमण से हुई थी। यह यात्रा सारनाथ से बोधगया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कौशाम्बी होते हुए सारनाथ पर संपन्न हुई थी। तो ये थी अब तक की खास खबरें। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले हफ्ते नई और खबरों के लिए। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। समाचार संकलन अरविंद कुमार।